नमस्कार। हम अलंकारों की बात कर रहे थे और जब हम अलंकारों को पढ़ रहे थे तो हमने अलंकारों के नाना भेद देखे कि किस प्रकार जो भामह हैं, आचार्य भामह जो काव्य अलंकार की रचना करते हैं, किस प्रकार रुइयट जो हैं वो अलंकारों को विभाजित करते हैं और किस प्रकार उन्हें सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, न्याय मूलक, गुणार्थ प्रतीति मूलक, इस तरह उनका विभेदीकरण किया गया है। अभी तक हमने जिन अलंकारों को देखा उसमें हमने सादृश्य मूलक अलंकारों की अधिक बात की, चाहे वो उपमा ले लीजिए, चाहे रूपक ले लीजिए, चाहे उत्प्रेक्षा ले लीजिए। ये सारे जो अलंकार थे उसमें उपमेय और उपमान में किसी न किसी तरह सादृश्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था और वो सादृश्य जो है वो उनके गुणधर्म के पर आधारित था। उसका जो स्वभाव कैसा है उस पर आधारित था। उसका प्रत्यक्ष जो दृश्य किस तरह वो दिखाई देता है उस पर आधारित था। तो गुणधर्म पर आधारित अधिक था जब हम सादृश्य मूलक अलंकारों की बात करते हैं। तो सादृश्य मूलक अलंकारों में सादृश्यता महत्वपूर्ण बिंदु होगा जिसके आधारों पर हम उपमेय और उपमान की समता, उसका उत्कर्ष, उसका अपकर्ष, उसमें अभेदीकरण, ये सारी चीजें जहां दिखाएंगे तो वहां सादृश्यता एक प्रधान तत्व होगी। आज हम बात करेंगे व्यतिरेक अलंकार की। तो जब हम व्यतिरेक अलंकार की बात करते हैं तो व्यतिरेक शब्द पर पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम बात हमेशा करते हैं कि किसी भी शब्द के पहले अर्थ को खोजा जाए। तो व्यतिरेक आखिर क्या चीज है? व्यतिरेक वि और अतिरेक दो शब्दों से मिलकर बना है और जब हम व्यतिरेक के अर्थ को देखते हैं तो वि विशेष और उत्कर्ष, अतिरेक का अर्थ हुआ उत्कर्ष, आधिक्य, प्राबल्य, जहां पर जिस चीज की अधिकता है वो अतिरेक। तो विशेष प्रकार का अतिरेक जहां पर होता है, विशेष प्रकार का उत्कर्ष जहां पर होता है, विशेष प्रकार का आधिक्य जहां पर होता है, वो व्यतिरेक अलंकार के अंतर्गत आता है। अब ये दूसरी बात यहाँ पर कि अतिरेक आखिर किस चीज का और कैसा अतिरेक यहाँ पर किया जाए और किस में अतिरेक आखिर हो रहा है, तो हमने इस अतिरेक नाम क्यों दिया है। देखिए, जब साहित्य दर्पणकार की बात करते हैं, साहित्य दर्पण ग्रंथ का नाम है और साहित्य दर्पणकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि आधिक्य उपमेय से उपमाना न्यूनतात व्यतिरेक है कि आधिक्य उपमेय मतलब उपमेय की आधिक्यता बताई जाए वहां पर और जो उपमान है वहां पर उसकी न्यूनता बताई जाए तो वहां पर व्यतिरेक माना जाए। तो कैसे? जहां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को उत्कर्षपूर्ण बता दिया गया है, मतलब जो प्रस्तुत है उसे महत्वपूर्ण बता दिया गया है, उसे प्रभावी बता दिया गया है बनिस्पत अप्रत्यक्ष के। जो अवर्ण्य है, जो अप्रस्तुत है, उसके बजाय यदि हम प्रस्तुत को श्रेयस्कर बता दें, श्रेष्ठ बता दें, उसका उत्कर्ष बता दें, उसका आधिक्य बता दें, तो वो वहां पर व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा। तो सरल से शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि जहां उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए उपमान की तुलना में। देखिए, ये विपरीत बात हो गई है। वैसे जब हम उपमेय और उपमान की बात करते हैं तो उपमेय जो है वर्ण्य विषय हो रहा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कि हम जो शुरू से जो उदाहरण लेकर चल रहे हैं, मुख कमल है। हमने मुख की तुलना कमल से क्यों की है? क्योंकि कमल उसमें गुण आदि में कहीं ना कहीं अधिक ठहरता है, इसलिए हमने कमल की तुलना मुख से की है। तो वहां पर मुख से तुलना करने का मतलब ये है कि जो उपमान है, कमल उपमान हो गया और वहां पर उसमें कहीं ना कहीं गुणाधिक्य है, तो हमने ये माना और ये उपमान जो है परंपरा सिद्ध माने थे। लेकिन व्यतिरेक उल्टी बात कह रहा है। व्यतिरेक कह रहा है कि नहीं, उपमेय में आधिक्य है और उपमेय में आधिक्य वहां वो कारण बताता है उपमेय में उन गुणों के आधिक्य का, और उसके कारण जो उपमान है उसे कहीं ना कहीं कम अंकित कर देता है। तो गुणाधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन जहां पर किया जाता है वो व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। तो व्यतिरेक का अर्थ होता है उत्कर्ष या आधिक्य
ये हमने देखा है। और साहित्य दर्पण कार की जो पंक्ति है वो भी हमने देखी कि जहाँ पर उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जा रहा है, और उपमेय का उत्कर्ष है तो वो उपमान का अपकर्ष जो है वो अपने आप ही स्वतः ही हो गया है। अब ये किस प्रकार उत्कर्ष दिखाया जाता है, किस प्रकार अपकर्ष, उसके आधार पर हम इसका विभाजन और देख सकते हैं। देखिए, जहाँ कारण बताते हुए कारण भी बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल उपमेय वहाँ पर बता दिया है या उपमान बता दिया है या उपमेय की श्रेष्ठता बता दी है, लेकिन उपमेय श्रेष्ठ क्यों है वहाँ उसका कारण भी बताया जा रहा है। तो जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से अधिक बताई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। अब ये श्रेष्ठता क्यों है? ये श्रेष्ठता किसी विशेष गुण के कारण हो सकती है। मुख कमल के समान तो है, लेकिन उसकी कोमलता का अधिक वहाँ पर हो सकता है वर्णन। तो इस प्रकार किसी न किसी विशेष गुण के कारण वहाँ पर होता है, और यही विशेष प्रकार का आधिक्य व्यतिरेक होता है। किस तरह, आइए इस उदाहरण से देखते हैं। देखिए, पावक झरते मेह झर, दाहक दुसह विशेख, दहे देह बाके परस, याही द्रगन ही देख। देखिए, यहाँ पर बिहारी का ये दोहा है, और बिहारी पावक झर, यहाँ मेह झर जो है वो उपमेय है और पावक झर जो है उपमान है। पहले तो ये बात स्पष्ट करें, मेह झरना मतलब बारिश, मेह से जो झरता है क्या, वर्षा, तो वर्षा की बात की जा रही है। पावक झर, यहाँ पर पावक कहते हैं अग्नि को, तो अग्नि ज्वाला, अग्नि की जो अगन है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और वो कह रहे हैं पावक झरते मेह झर, दाहक दुसह विशेख, कि पावक जो अग्नि ज्वाला है उसकी तुलना में जो ये मेघ वर्षा होती है या जल वर्षा होती है या वर्षा जो होती है वो अत्यंत ही दाहक है, जलाने वाली है और विशेष दुख देने वाली है और कष्टकारी है। क्यों कष्टकारी, इसका कारण भी बता रहे हैं। दहे देह बाके परस, यहाँ वाक्य भी हो सकता है, दहे देह, कि उसके तो स्पर्श, परस मतलब स्पर्श, कि उसके तो स्पर्श करने से जो देह है, जो शरीर है वो जलता है। या ही द्रगन ही देख, और इसको किसको, मेह झर को, उपमेय की बात जहाँ की जा रही है। इस वर्षा को तो देख कर ही, जो आंखों से देख ले, छूने की बात तो दूर है, आंखों से देखते ही जो है अग्नि लग जाती है, व्यक्ति जल जाता है। तो यहाँ किन संदर्भों की बात की गई है? देखिए, यहाँ पर वियोगिनी नायिका की बात है, या वियोग में जो व्यक्ति है उसकी बात की जा रही है। उसे जो ये जो जितने भी मिलन के जितने भी प्रसंग होते हैं वो सभी विदग्धकारी रखते हैं। तो वहां पर यही बात है कि पावक झरते में नजर, दाहक दुसह विशेख, दहे देह वाके परस, या ही द्रगन ही देख, कि उनके तो स्पर्श मात्र से ये स्पर्श से व्यक्ति दाह का अनुभव करता है, लेकिन इसको देखने मात्र से ही जो व्यक्ति है वो जल जाता है। तो ये यहाँ पर बात बिहारी कहते हैं। तो यहाँ पर उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया है, और उत्कर्ष किस प्रकार दिखाया गया है कि एक के स्पर्श से, जबकि दूसरे के दर्शन मात्र से जो वियोगिनियां हैं, जो विरहिणी स्त्रियां हैं, उनका शरीर जलने लगता है। तो मेरे ख्याल से बात स्पष्ट है कि कहाँ पर उपमेय का जहाँ पर उत्कर्ष दिखाया जाए, और वो उत्कर्ष कैसा हो, कारण सहित वो उत्कर्ष हो, तो व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा। वो विशेष प्रकार का जो आधिक्य है, विशेष प्रकार का जो प्राबल्य है उपमेय में, जब वो कारण सहित दिखाया जाए तो व्यतिरेक अलंकार। अब व्यतिरेक की कुछ स्थितियां हो सकती है कि वहाँ पर किस प्रकार जो उत्कर्ष दिखाया जा रहा है उपमेय का, और क्या वहाँ कारण बताया जा रहा है, या फिर वहाँ पर उत्कर्ष बताते समय क्या उपमान का भी अपकर्ष दिखाया गया है। तो इन आधारों पर अलग अलग जो प्रकार हैं व्यतिरेक के वो किए जा सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस आप मान लीजिए, अलग अलग शर्तें हमने लगा दी है, और ये शर्तें क्यों लगाई है, ताकि इसको आसानी से समझ लिया जा सके। देखिए, जो मेरा उद्देश्य केवल अलंकार पढ़ाना नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि आपकी पहचान हो सके, अलंकारों के प्रति आप एक दृष्टि विकसित कर सकें, और ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये उपयोगी विषय बन सके। तो जो प्रथम व्यतिरेक, जो पहली आपकी जो हम इसमें स्थिति बताते हैं, पहली जो कंडीशन बताते हैं
हैं, पहली जो विचारणा बताते हैं वो ये है कि जहाँ उपमेय के उत्कर्ष, उपमेय और उपमान दोनों चीजें स्पष्ट है, उपमेय वर्ण विषय है, उपमान जो अप्रस्तुत है, जो वहाँ एक लोक परंपरा से वहाँ स्थापित किया गया है, कुछ श्रेयस्कर है। तो जहाँ उपमेय के उत्कर्ष व अपमान के अपकर्ष का कारण सहित वर्णन किया जाए, दोनों का कारण बताया जाए, उपमेय का भी कारण बताया जाए और उपमान के अपकर्ष का भी कारण बताया जाए। अभी तक हमने व्यतिरेक की परिभाषा में देखा कि उपमेय का उत्कर्ष तो वहाँ बताया जा रहा है, लेकिन उपमान का अपकर्ष बताना जरूरी नहीं है। हमने ये स्वतः ही मान लिया कि जहाँ यदि उपमेय का उत्कर्ष हो रहा है तो उपमान का अपकर्ष भी होगा, लेकिन जहाँ दोनों का वाक्यों द्वारा कथन कर दिया जाए वहाँ पहली स्थिति बनती है और उसे हम नाम देते हैं प्रथम व्यतिरेक। उदाहरण देखते हैं, तुलसीदास के ग्रंथ बरवे रामायण की ये पंक्तियां हैं। सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो सिए अंग जो है वो उपमेय है यहाँ पर, और कनक जो स्वर्ण है, जो सोना है, वो उपमान है। तो दोनों की तुलना की गई है कि सम सुबरन, एक जैसे रंग वाले हैं, दोनों ही स्वर्णाभ आभा लिए हुए हैं, सुखमाकर सुख देने वाले हैं, सुखद न थोर, और दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कम सुख देता है या कम प्रीतिकर हो। तो दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है। फिर कवि कह रहे हैं सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, लेकिन सीता के अंग या सीता की जो छवि है वो अधिक निर्मल है। क्यों? क्योंकि उसके अंग कोमल है और कनक कठोर। तो सीता की जो वहां पर दैहिक यष्टि की विशेषता भी बताई गई है, कोमलता, और वहीं कनक जो कठोर है, कठोर धातु है, इसलिए उसका जो कठोरपन वहां पर बता दिया गया है। तो दोनों के एक उपमेय के उत्कर्ष का कारण बताया गया है और उपमान के अपकर्ष का, उपमान के अपमान का कारण भी बताया गया है। तो वहां पर प्रथम व्यतिरेक अलंकार माना जा सकता है। उदाहरण जरूर ध्यान रखें, मैंने कोशिश की है कि ये कहाँ से लिए गए हैं वो भी लिखें, ताकि आप एक और बात साथ ही साथ सीख जाएं। तो ये प्रथम व्यतिरेक है जहां पर दोनों का कारण सहित उल्लेख किया जाए। और इसी के उदाहरण और हैं, सिए मुख शरद कमल झिमी किमी कही जाए। सीता के मुख को शरद रात्रि का कमल आखिर क्यों कह दिया जाए, किस प्रकार कहा जाए, जिमी किस प्रकार, ऐसे कैसे कह दिया जाए। निसि मलिन वह निस दिन यह विकसाय, कि क्यों कमल जो है निसि मलिन वह, रात्रि में जो है, जो कमल जो है वो क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है, मुरझा जाता है। और निस दिन ये विकसाय, लेकिन जो सीता का मुखमंडल है वो दिन और रात दोनों में खिलता रहता है। तो ये यहाँ पर उपमेय जो सीता का मुख है उसका वैशिष्ट्य बताया गया है कि ये दिन हो या रात ये विगसता ही रहता है, ये खिलता ही रहता है। वहीं जब हम कमल की बात करते हैं तो वो रात को बंद हो जाता है, रात को मुरझा जाता है, खिलता नहीं है। तो ये उसका जो उपमान है उसका यहाँ अपकर्ष दिखाया गया है। तो दोनों की ही बात की गई है, उपमेय का उत्कर्ष भी दिखाया गया है और उपमान का अपकर्ष भी यहाँ शब्दों के माध्यम से, कथन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा। इसी तरह की मिलती जुलती पंक्तियां ये यहाँ पता नहीं है किसने लिखी हैं, ये साधारण सी पंक्तियां हैं, लेकिन राम सतसई में इस प्रकार ये पंक्तियां मिलती है, हूबहू मिलती हैं। अर्थ कुछ शब्दों का यहाँ पर अलग प्रयोग किया गया है। यह अहनिसी विकसित रहे, अहन दिन को कहते हैं और निसी रात्रि की, यह अहनिसी विकसित रहे, यह निसी में कुमलाए, या ते तो मुख कमल सो कहो कहो किमि जाए। कि यहाँ फिर सीता के मुखमंडल की बात की जा रही है कि यह अहनिसी विकसित रहे, कि ये तो दिन और रात विकसित रहता है, यह निसी में कुमलाए, और ये कमल जो है ये निशा में, रात्रि में कुमला जाता है। या ते तो मुख कमल सो, तो इसको मुख कमल सो हम कहते हैं। तो किस प्रकार ये उपमा सही जान पड़ती है, आखिर क्यों मुखमंडल को कमल की उपमा कह दी जाए या सीता के मुख की तुलना कमल से कर दी जाए। तो यहाँ पर उपमेय का उत्कर्ष का कथन है और उपमान के अपकर्ष का भी कथन किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रथम व्यतिरेक माना जाएगा। जो दूसरी स्थिति आती है जिसे हम द्वितीय व्यतिरेक कह देते हैं, देखिए उत्कर्ष उपमेय का ही होगा, ये ध्यान रखें।
और लेकिन वो अपकर्ष, वहां पर अपकर्ष भी है, लेकिन अपकर्ष कहीं दिखाया जा रहा है शब्दों के माध्यम से, कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर केवल उपमेय के उत्कर्ष का कारण सहित वर्णन हो, वहां द्वितीयक व्यतिरेक होगा। मतलब उपमान का अपकर्ष का कारण सहित वर्णन नहीं दिया गया है, तो द्वितीयक व्यतिरेक, ये दूसरी स्थिति मान ली गई। देखिए किस प्रकार, मुख है अंबुज सो सही। हमारे सभी कवियों ने कमल के समान मुखमंडल की बात कही है और बार बार वही बात है, मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात विशेष। कि मुख अंबुज है, कमल है, ये तो ठीक है, लेकिन वो और श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो मुखमंडल से मीठी बात भी कहता है, मीठे वचन भी कहता है, जो हृदय को अच्छे लगते हैं वैसे वचन भी कहता है, इसलिए अधिक प्रीतिकर है, अधिक जो वो श्रेष्ठ है। तो ये बात यहाँ पर उपमेय का उत्कर्ष बताया गया है और कथन के द्वारा ही कि मीठी बात विशेष। तो मुख उपमेय है और अंबुज उपमान है। मुख में अंबुज से अधिक गुणोत्कर्ष के कारण की कल्पना की गई है। मुख से तो मीठी बात भी होती है, कमल से यह संभव नहीं, तो गुणाधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर द्वितीयक व्यतिरेक माना जाएगा और उत्कर्ष का कारण सहित वर्णन होने के कारण द्वितीयक व्यतिरेक माना जाएगा। तो ये स्पष्ट होता है यहाँ पर। तृतीय व्यतिरेक, जहां पर केवल और केवल उपमान के अपकर्ष का कारण सहित वर्णन हो, उपमेय के उत्कर्ष का नहीं हो रहा है, केवल उपमान के अपकर्ष का जहां कारण सहित वर्णन हो, वहां पर तृतीयक व्यतिरेक माना जाएगा, तृतीय व्यतिरेक की स्थिति बनेगी। देखिए मानस की पंक्तियां हैं, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंक। तो यहाँ सीता के मुख की तुलना की गई है और फिर वही कि चंद्रमा से तुलना कैसे की जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, जन्म सिंधु, एक तो खारे समुद्र में जन्म लेता है, समुद्र मंथन से उपजा है, तो जन्म सिंधु, सिंधु में जन्म लेता है, खारे पानी में जन्म लेता है। पुनि बंधु विष, फिर यदि और देखा जाए तो उसका जो सहोदर है, जो साथ उत्पन्न वाला होने वाला है, जो भाई है, वो क्या है, विष है। विष की उत्पत्ति भी हुई है समुद्र मंथन से, इसलिए दोनों सहोदर कहे गए हैं, बंधु कहे गए हैं, भाई कहे गए हैं। दिन मलिन, दिन में मलिन रहता है, छिपा रहता है, खिला हुआ नहीं रहता है, बुझ जाता है। सकलंक, और साथ ही इस पर तो अनेक धब्बे भी पाए जाते हैं, इसलिए सकलंक। सी मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंग। तो ये बेचारा चंद जो है, चंद्रमा जो है, आखिर सीता के मुखमंडल की तुलना कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर सीता के मुखमंडल का उत्कर्ष तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन उत्कर्ष इस तरह से दिखा दिया गया है, उपमान का अपकर्ष दिखाकर। तो उपमान का अपकर्ष जब कथन के द्वारा बता दिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, हम इसे तृतीय व्यतिरेक मानेंगे। तो ये तीसरी स्थिति थी। एक और अंतिम स्थिति व्यतिरेक की ये रहती है, जिसे हम चतुर्थ व्यतिरेक कहते हैं, कि जहां उपमेय के उत्कर्ष का और उपमान के अपकर्ष के कारण का वर्णन नहीं किया जाए। वहां हो तो रहा है, उपमेय का उत्कर्ष हम दिखा तो रहे हैं, लेकिन शब्दों द्वारा कथन नहीं किया जाए, तो वहां पर चतुर्थ व्यतिरेक माना जाएगा। तो जिसके जस प्रताप के आगे, ससी मलिन रवि शीतल लागे। तो किसी राजा के यश और प्रताप की बात की गई है, उसकी वीरता की बात की गई है। तो जिसके जस प्रताप के आगे ससी मलिन, चंद्रमा जो है वो मलिन लगे, फीका सा लगे, और रवि जो है वो तेजो में नहीं बल्कि शीतल लगे। तो ये जो कथन है चतुर्थ व्यतिरेक की बात है, जिसमें हमने प्रथम व्यतिरेक में देखा जहाँ उपमेय और उपमान के क्रमशः उत्कर्ष और अपकर्ष का वर्णन कथन के द्वारा किया जाता है। फिर हमने द्वितीय व्यतिरेक में देखा कि जहाँ उपमेय के उत्कर्ष का कारण सहित वर्णन हो रहा हो केवल, और अपकर्ष की बात नहीं की जा रही है, वहाँ द्वितीय व्यतिरेक होगा। जहाँ उपमान के अपकर्ष का कारण सहित वर्णन हो, वहाँ तृतीय व्यतिरेक माना जाएगा। और चतुर्थ व्यतिरेक, जहाँ उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष के कारण का वर्णन ही नहीं किया जाए, तो चतुर्थ अपकर्ष व्यतिरेक माना जाएगा।
तो उपमेय के उत्कर्ष को प्रकट करने की ये वस्तुतः चारों माध्यम हैं, जो हमने चारों स्थितियां कही हैं वो चारों माध्यम हैं। इसे आप भले यूं नहीं बांट कर भी देख सकते हैं, लेकिन चीजें आसान हो जाती है जब आप इन चारों स्थितियों में बांट के व्यतिरेक को समझते हैं। दिखने में एक पंक्ति में आप कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए, लेकिन उपमेय का उत्कर्ष किस प्रकार दिखाया जा रहा है, वहाँ उपमान का अपकर्ष भी दिखाया जा रहा है। और जब आप इन चारों स्थितियों को देखते हैं तो कोई भी काव्य पंक्ति आप जब पढ़ते हैं तो उसका लक्षण वहाँ स्पष्ट आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ किसका उत्कर्ष है, किसका अपकर्ष दिखाया जा रहा है, क्या वहाँ पर कार्य कारण संबंध बताया गया है, क्या उपमेय के उत्कर्ष का कारण बताया गया है, या अपमेय जो उपमान के अपकर्ष का कारण भी वहाँ बताया गया है। तो इन चारों स्थितियों को आप देख सकते हैं और इस तरह ये व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर समाप्त होता है। ये ध्यान रखें कि गुणाधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष यहाँ पर दिखाया जाता है। लेकिन केवल ये कह देना कि चंद्रमा कलंकमय है और मुख सुंदर है, ये उदाहरण नहीं बनता व्यतिरेक का। हर अलंकार में ये बात आनी चाहिए कि वहाँ पर चमत्कारपूर्ण उक्ति हो, काव्योक्ति हो, वहाँ किसी न किसी प्रकार का चमत्कार वहाँ पर कवि कल्पना प्रसूत होना चाहिए। कवि की कल्पना से जरूर ये बात आएगी और वो चमत्कृत करती हुई बात होगी, तभी वो अलंकार की श्रेणी में रखी जाएगी। तो ये अलंकार व्यतिरेक अलंकार था। ये भी सादृश्य मूलक अलंकारों की श्रेणी में आता है, क्योंकि उपमेय और उपमान के गुणधर्म में वहाँ सादृश्य है। गुणधर्म की बात की जा रही है, वहाँ उनके जो बाह्य रूप गुण की बात भी हो सकती है और गुणधर्म की भी बात हो सकती है। तो दोनों को आधार बनाकर यहाँ सादृश्यता के आधार पर एक का उत्कर्ष किया जाता है और एक का अपकर्ष जहाँ पर कर दिया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। तो ये व्यतिरेक अलंकार था। कुछ अलंकारों को और देख लेते हैं हम आज। सादृश्य मूलक अलंकार ही हैं और उनमें से एक आता है दृष्टांत अलंकार। देखिए, दृष्टांत, पहले तो इसे द में जो री करके इसी तरह लिखा जाना चाहिए। दृष्टांत अलंकार अक्सर गलत लिखा हुआ मिलता है, तो शुद्ध अशुद्ध पर ध्यान दे। दृष्टांत अलंकार होता है। अब ये कहाँ पर होता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई बात, कोई कथन कह दिया जाता है और फिर उस कथन से मिलती जुलती कोई और बात की जाती है जो उस कथन से संबंधित ही हो, जो एक सीख देती हुई सी हो, जहाँ पर एक तरह का बिंब प्रतिबिंब भाव हो कि जैसे बात पानी की गई है तो वैसे ही व्यवहार की बात की जाए ना। पानी निर्मल होता है, नत शिर होता है, नीचे बहता है, तो वैसा ही व्यवहार निर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कथन कहकर, एक सामान्य कथन कहकर, एक उपमेय कथन कहकर फिर उपमान कथन द्वारा उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव स्थापित किया जाए तो वो दृष्टांत अलंकार कहलाता है। इसको और स्पष्ट रूप से देखते हैं तो जहाँ पर यदि हम देखें, दो चरणों में आए उपमेय उपमान के समान धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो। उपमेय उपमान के समान धर्म होना जरूरी है और बिंब प्रतिबिंब भाव होना जरूरी है। दो चरण किस तरह? जब हम कोई भी काव्य पंक्ति देखते हैं तो वो चरणों में लिखी हुई होती है। तो एक प्रथम चरण यहाँ उपमेय चरण कहलाएगा और दूसरा उपमान चरण। तो उपमेय वाक्य और उपमान वाक्यों और उनमें समान धर्मों के आधार पर जब बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध रहता है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार रहता है। और यही बात आचार्य मम्मट भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, इस अलंकार में प्राय पूर्वार्ध, जो किसी भी चरण का, किसी भी काव्य पंक्ति का जो पहला भाग है वो उपमेय वाक्य कहलाता है और जो उत्तरार्ध, जो बाद में आने वाला है, वो उपमान वाक्य कहलाता है। तो उपमेय और उपमान में यहाँ समानता एक दूसरे के उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण शब्द मैंने कह दिया है, उदाहरण अलंकार अलग चीज है, लेकिन उसकी स्पष्टता के लिए ये बात कही जा रही है। एक बिंब प्रतिबिंब भाव उनमें है। जिस प्रकार आप अपनी छब दर्पण में देखते हैं तो वहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव है, वैसा ही भाव यहाँ पर जो पूर्वार्ध है और जो उत्तरार्ध है उन कथनों में दिखाई देगा, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार माना जाएगा। उदाहरण देखते हैं। वृंद कवि की पंक्तियां हैं, वृंद रीतिकाल के कवि हैं और वो लिखते हैं, करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।
जड़मति लिखा है। देखिए, जड़ तो कंदमूलों की जड़ होती है, वनस्पतियों की जड़ होती है, लेकिन जो जड़ होता है, जो पत्थरमती होता है, जो बुद्धिहीन होता है, उसे जड़ कहा जाता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति है या जिसमें बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति भी चतुर हो सकता है निरंतर अभ्यास करते रहने से। ये एक सामान्य कथन है, ये उपमेय कथन यहाँ पर कहा गया है। कवि आगे ये स्पष्ट करते हैं, रसरी आवत जात ते। रसरी का मतलब है रस्सी, तो रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान या सिल पर परत निशान, दोनों ही चीजें मिलती हैं। तो वो कवि कह रहे हैं, एक सामान्य बात पूर्वार्ध में ये कहते हैं कि किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने से जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो भी बुद्धिमान बन सकता है। फिर इस कथन की पुष्टि के लिए वो एक दृष्टांत देते हैं, एक अन्य पंक्ति कहते हैं, एक दृष्टांत जो लोक में वहां पर दिखाई देता है, वो दृष्टांत होता है। लोक में उसका जो पदार्पण जरूर होना चाहिए। तो वो एक दृष्टांत देते हैं कि रसरी आवत जाते, जिस प्रकार कुएं की जो पत्थर की मेड़ बनी है, उस पर जो रस्सी आती जाती है, उससे उस पर निशान बन जाता है। तो कुएं से पानी निकालते समय रस्सी के बार बार पत्थर से रगड़ खाने पर उस पर भी, पत्थर पर भी क्या बन जाता है, निशान बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, करत करत अभ्यास के, अगर ये पद देखें, और रसरी आवत जाते, इसमें बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे रहा है। इसी तरह जड़मति की तुलना सिल पर से की गई है, एक तरह से यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव है। हम कहते भी हैं पत्थर बुद्धि भोंट भाटा जिसे कह देते हैं, तो भोंट बुद्धि जब हम कहते हैं तो जड़मति की तुलना सिल पर की गई है। और इस तरह सुजान और निशान, सुजान जो चतुर बुद्धिमान व्यक्ति, और निशान पढ़ना, पत्थर पे भी निशान पढ़ना, मतलब जो पत्थर को भी किसी भी रूप में सांचे में ढाला जा सकता है। तो एक तरह से वो बात की गई है। तो ये बात वहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव तीनों अवयवों में जब हम देखते हैं तो बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध दिखाई देता है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार माना जाता है। तो मूर्ख व्यक्ति की तुलना हम अक्सर पत्थर से करते हैं, लोक में ये देखा गया है, तो ये बिंब प्रतिबिंब भाव है। कुछ उदाहरण और देख लीजिए, उदाहरणों से बात स्पष्ट होती है, इसलिए अधिक उदाहरण पढ़ें। सुख दुख पंथ की पंक्ति है परिवर्तन कविता की, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। सुख केवल सुख जीवन का हिस्सा नहीं है, सुख दुख की जो आवाजाही है उससे ही ये जो जीवन है वो पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। जिस प्रकार घन में ओझल, बादलों के बीच शशि ओझल हो जाता है और फिर एकाएक जो चंद्रमा है बादलों के बीच से निकल जाता है, तो इसी प्रकार सुख और दुख की आवाजाही होती है। तो सुख और दुख की आवाजाही को बादल और चंद्रमा के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें प्रथम जो पद है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर की गई है कि उपमेय वाक्य में एक सामान्य बात कही जाती है और उपमान वाक्य में उसी से मिलता जुलता एक अन्य वाक्य, एक दृष्टांत वहां पर दिया जाता है और इस प्रकार बात स्पष्ट की जाती है। तो ये हमने देखा यहाँ पर दृष्टांत अलंकार के उदाहरण। कामायनी की पंक्तियां देख लीजिए। सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना। जब देव जाति की विनष्ट हो गई तो मनु जो है वो सोच रहे हैं, चिंतामग्न हैं और वो उस पर विचार करते हुए कह रहे हैं, सुख केवल सुख का वह संग्रह है, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। जिस प्रकार सुबह जो तुषार जो हैं, ओस की बूंदें जो हैं वहाँ पर जिस तरह मिलती हैं, उस प्रकार इतना अधिक वो केंद्रीभूत हो गया कि कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा, आगे की राह ही दिखाई नहीं पड़ी। और किस प्रकार जीवन को सहज, गतिशील और उपयोगी बनाया जाए, ये उस जाति को नहीं दिखाई दिया और एक तरह से अहंकार आ गया। तो यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार माना जाएगा। तो ये दृष्टांत अलंकार के उदाहरण थे। यहाँ पर विशेष के कुछ बिंदु आप ध्यान रखें कि ये सादृश्य जो बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य होता है, वो आर्थी होता है, गम्य होता है। मतलब पहले पंक्ति का अर्थ दूसरे अर्थ तक पहुंचेगा, अर्थात उसकी अभिव्यक्ति सादृश्य मूलक शब्दों द्वारा नहीं होती। कथन ही अलग किया जा रहा है। सादृश्य मूलक शब्द जैसे, ऐसा, ऐसे,
इमी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है। इनमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, पहला उपमेय वाक्य है और दूसरा उपमान वाक्य। और जैसा कि हमने कहा, सादृश्यवाचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। तो ये तीनों जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, उदाहरण यहाँ जो ये प्रेजेंटेशन में लिखने की इसीलिए जरूरत जान पड़ती कि आप लोग इसे नोट कर लें। तो ये दृष्टांत अलंकार की बात हमने की। एक और अलंकार हम देख लेते हैं, क्योंकि वो दृष्टांत से मिलता जुलता है और बहुत अधिक वहां पर भ्रम उपस्थित करता है। तो उदाहरण अलंकार की जब हम बात करते हैं तो पहले किसी सामान्य बात का जहां कथन किया जाए और फिर उसे स्पष्ट करने के लिए विशेष शब्दों द्वारा, पहला कथन सामान्य कथन होगा, दूसरा कथन यहाँ पर भी उपमान वाक्य कहा जाएगा, लेकिन प्रथम वाक्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेष शब्दों द्वारा अवयवा अवयवी भाव वहां पर प्रकट किया जाए कि उसी का अवयव जान पड़े, उसी का भाग जान पड़े, तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। तो इसमें द्वितीय कथन प्रथम की सत्यता प्रमाणित करता है, एक तरह से वहां पर उसका अनुमोदन करता हुआ सा जान पड़ता है, इसलिए वो उदाहरण स्वरूप प्रकट होता है। और यहाँ पर वाचक शब्दों का प्रयोग भी मिलेगा। जैसे यदि हम देखें तो नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। तो जब हम ये बात करते हैं कि नीकी पे फीकी लगे, कि बिना अवसर की बात जो है नीकी पे फीकी लगती है, चाहे कितना भी कह दिया जाए, तो वो वहां पर ये बात कही जा रही है कि नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। तो पहले एक सामान्य बात कही गई है कि बिना उचित अवसर के कोई भी बात व्यर्थ हो जाती है। फिर इस तथ्य की पुष्टि के लिए कवि कहता है जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात, कि जैसे युद्ध के वर्णन में यदि कोई श्रृंगार रस की बात करे या अगर कोई हास्य रस की बात करे तो वो तनिक भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ देखिए, जब हम इस दोहे को देखते हैं, बिहारी के इस दोहे को देखते हैं, तो यहाँ पर एक वाचक शब्द, जो जैसे वाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। तो ये वाचक शब्द विद्यमान है, एक पहचान ये है। तथा इस पद्य में जो प्रथम जो पद है वो उपमेय वाक्य प्रधान है, क्योंकि कवि का उद्देश्य ये जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है यहाँ पर उदाहरण अलंकार में, क्योंकि कवि का उद्देश्य इसी प्रथम पद का विस्तार देना है, इसी को स्पष्ट करना है। इसीलिए वो द्वितीय जो कथन है वो कह रहा है जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। तो यहाँ पर पहले किसी सामान्य बात का कथन किया जाता है, फिर इसे स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात कही जा रही है, तो वहां पर उदाहरण अलंकार माना जाएगा। तो यहाँ पर कवि का मुख्य उद्देश्य प्रथम बात को समझाना होता है और इस प्रकार ये उदाहरण अलंकार समझा जा सकता है। और उदाहरण देखिए, जो मेहंदी को रंग उपन्यास आपने पढ़ा है मृदुला जी का, और उसी में उपन्यास के प्रारंभ में ये पंक्तियां हैं, रहीम की पंक्तियां हैं। यूं रहीम रस होत है उपकारी के संग, कि उपकार करने वाले व्यक्ति के साथ सदैव जो है श्रेष्ठ चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें होती है। और वो उस बात को स्पष्ट करने के लिए क्या कहते हैं, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी की रंग। हमने कहा वाचक शब्द आएगा, देखिए यहाँ पर भी जो शब्द जो है वो वाचक शब्द है। तो यहाँ ये ध्यान रखें कि जो पहला कथन है वो प्रधान वाक्य है और कवि उसे ही स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात कह रहा है कि बाटन वारे को लगे, कि जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग अपने आप ही बचा रह जाता है, उसी प्रकार उपकारी पुरुष जो दूसरों के लिए उपकार करता है उसके पास सदैव सकारात्मकता रह जाती है, बच जाती है। तो आप इसे क्योंकि वाक्य की उपमा दी जा रही है इसलिए इस अलंकार को वाक्योपमा अलंकार भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ ध्यान रखें कि वाक्योपमा अलंकार किसे कहा जाता है, तो उदाहरण अलंकार को वाक्योपमा अलंकार कहा जाता है। और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें उपमेय वाक्य प्रधान होता है। तो ये कुछ अलंकार थे जिसकी हमने बात की, और जब हम इन अलंकारों को देखते हैं तो ये अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार
की श्रेणी में रखे जाते हैं। उपमेय और उपमान में किस तरह सादृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ वाक्यों में सादृश्य दिखाया जा रहा है, लेकिन वो भी वहाँ पर भी गुणधर्म की जो साधर्म्यता है वो यहाँ मानी जाएगी। तो ये कुछ अलंकार थे और अर्थालंकारों की हम बात कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी।